नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान में उपचुनाव में देवली उनरिया विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में करते हुए स्वीकार किया कि उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मारा, साथ ही बताया कि आगजनी और पथराव क्यों किया। पुलिस ने अभी तक इस मामले में 60 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने नरेश मीणा को एक बार गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन मीणा के समर्थक देर रात छुड़ा लिया है। नरेश मीणा ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि मैं सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा, कर्नल बैंसला और लालू यादव की तरह बनना चाहता हूं, क्योंकि इन सभी नेताओं ने संघर्ष की राजनीति की है। हालांकि मेरे सबसे पसंदीदा नेता और बड़े भाई सचिन पायलट हैं। बता दें, बुधवार को उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम मालपुरा अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद देर रात धरना स्थल पर हंगामा व पथराव हो गया था। उनके समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया था। नरेश मीणा को जब पहले गिरफ्तार किया था, उस पर उन्होंने बताया कि धरने पर बैठे सभी लोगों के लिए पिकअप से खाना आया था। मैं खाना लेने गया था, मेरे वहां पहुंचते ही मुझे एएसपी ने पकड़ लिया और अपने साथी पुलिसकर्मियों से कहा कि डालो इसे जीप में। इसके बाद वहां पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ। इसके बाद पुलिस वाले वहां से भाग गए। फिर मैं अपनी मर्जी से गाड़ी से उतरा और पुलिस की गाड़ी में बैठे ड्राइवर को हमले से बचाया। थोड़ा आगे पहुंचने के बाद दोबारा पुलिस की बड़ी फोर्स ने हम पर हमला किया। उसके बाद मिर्ची बम फेंके गए, जिसमें मैं बेहोश हो गया। नरेश मीणा को हिरासत में लिए जाने के बाद टोंक जिले में माहौल बिगड़ गया है। एनडीटीवी के मुताबिक नरेश मीणा के समर्थकों ने उनियारा हिंडोली हाईवे जाम कर दिया है। पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया जा रहा है। लोग अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं। 24 घंटे के अंदर दूसरी बार यहां हिंसा भड़कने जैसा माहौल नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस इन हमलों को काबू करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, लेकिन नरेश मीणा के समर्थक अपनी जगह पर डटे हुए हैं। वो लगातार नरेश मीणा को छोड़ने की मांग कर रहे हैं। पुलिस हिरासत में लिए जाने से पहले नरेश मीणा ने समर्थकों के लिए एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो के जरिए कांग्रेस से निष्कासित नेता ने अपने समर्थकों से पुलिस का घेराव करने और चक्का जाम करने की अपील की थी। नरेश मीणा के थप्पड़ कांड पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजन लाल सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है, कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। जब सरकार का इकबाल खत्म होता है तो लोगों में वो डर खत्म हो जाता है, तभी लोग कानून को हाथ में लेते हैं। उन्होंने कहा कि देवली उनियारा में जो भी घटनाक्रम हुआ है, ये हुआ क्यों? ये घटना कोई मामूली घटना नहीं थी। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए सरकार से पूछा कि कोई व्यक्ति अधिकारी को थप्पड़ लगाए, ये ऐसी स्थिति बनी ही क्यों? इतनी हिम्मत किसी को कैसे हो सकती है? हम बार बार सरकार से कहते हैं कि गुड गवर्नेंस दो, ताकि पूरे प्रदेश का भला हो। विपक्ष की सलाह को सरकार को हमेशा सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार में अगर दम है तो सुधार करें, ताकि जनता का भला हो, और यही डेमोक्रेसी होती है। नरेश मीणा को हिरासत में ले जाने के बाद प्रदेश में हड़ताल पर गए राजस्थान के 40,000 आरएएस अधिकारी कर्मचारी वापस लौट आए हैं। उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया है। कई आरएएस अधिकारी आज शाम सीएम भजन लाल शर्मा से मुलाकात करके आगे की रणनीति तय करने वाले हैं। अजित पवार के द्वारा यह खुलासा करने के बाद कि अडानी भी शाह के साथ मीटिंग में थे जब कांग्रेस उद्धव की सरकार गिराई गई, नई गठबंधन की सरकार बनाने की बात हो रही थी, उसमें शरद पवार भी थे। इस दावे के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ गया, जिसके बाद अजित पवार ने कहा है कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया था। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ गलतफहमी है। गौतम अडानी का इस घटना से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। मैंने सुबह भी कहा था कि आप लोग तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बता दें, अजित पवार ने द न्यूज मिनट के इंटरव्यू में कहा था कि हर कोई जानता है कि बैठक कहाँ हुई, हर कोई वहां था। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अमित शाह वहां थे, गौतम अडानी वहां थे, प्रफुल्ल पटेल वहां थे, देवेंद्र फडणवीस वहां थे, अजित पवार वहां थे, पवार साहब वहां थे, यानी कि शरद पवार। अजित पवार ने यह भी दावा किया था कि 2019 में भाजपा के साथ गठबंधन बनाने के उनके फैसले से, जिसमें उन्होंने 2019 में डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली थी और केवल 80 घंटों के भीतर इस्तीफा दे दिया था, उससे शरद पवार की मंजूरी थी। शरद पवार ने अजित पवार के दावे पर बयान दिया और अजित के दावे को खारिज किया। हालांकि उन्होंने शरद पवार भी अडानी और शाह के साथ मीटिंग में थे के दावे को स्वीकार किया। हालांकि ऐसी किसी भी चर्चा से इनकार किया। उन्होंने एक मराठी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा कि अगर ऐसा कुछ होता तो आप भाजपा एनसीपी की सरकार बनते हुए देखते।
उन्होंने कहा कि उनके भतीजे अजित पवार के दावों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि 2019 के चुनाव के बाद उन्होंने कुछ केंद्रीय मंत्रियों और कुछ उद्योगपतियों से मुलाकात की और उनके साथ अजित पवार भी थे, लेकिन ये सरकार गठन पर चर्चा के लिए नहीं थी। इनमें से कुछ मौकों पर अजित पवार मेरे साथ थे। अजित को रखने का विचार ये था कि वो भी उन्हें जान सकेंगे। अडानी के आवास पर अपने दौरे पर पवार ने कहा कि मैंने रतन टाटा, किर्लोस्कर और अन्य उद्योगपतियों के आवासों का भी दौरा किया है। मैं अभी भी उनके आवासों पर जाता हूं। उन्होंने कहा कि अडानी का महाराष्ट्र में बड़ा निवेश है और वो कुछ परियोजनाओं शुरू करने की योजना बना रहे हैं। शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में निवेश करने के इच्छुक उद्योगपतियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना जरूरी है। अजित पवार के दावे के बाद कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने भाजपा और सत्तारूढ़ महायुति की आलोचना की और उस पर महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। संजय राउत ने कहा कि अजित पवार के अनुसार हमारी सरकार उद्योगपतियों द्वारा गिराई गई। गौतम अडानी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के बीच लगातार बैठकें होती थीं, सरकार गिराने के लिए बैठकें होती थी। राउत ने कहा कि अजित दादा से पूछे कि क्या ये शरद पवार थे या अडानी जिन्होंने पार्टी को तोड़वाया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जब आप सोचते हैं कि मोदी और अडानी के बीच इस गांठगांठ के बारे में इससे अधिक चौंकाने वाला कुछ नहीं हो सकता है, तो निर्लज्जता का एक नया उदाहरण सामने आता है। किसी कारोबारी व्यक्ति को सरकारों को गिराने के लिए आधिकारिक तौर पर बातचीत का हिस्सा बनाने की अनुमति कैसे दी जा सकती है। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब महज चंद रोज ही बाकी हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव से पहले महाराष्ट्र के सोयाबीन और कपास किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने किसानों की तकलीफों और परेशानियों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण सोयाबीन और कपास के किसान हताश और निराश हैं। राहुल ने उनसे बातचीत का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें लिखा है कि महाराष्ट्र के किसान मुझे बता रहे थे कि सोयाबीन उगाने की लागत 4,000 प्रति कुंटल है, सोयाबीन बेचने की कीमत 3,000 रुपये प्रति कुंटल है, किसानों का नुकसान 1,000 रुपये प्रति कुंटल है। आय दोगुनी करना तो भूल जाइए, भाजपा ने किसानों को अपनी फसल लागत के 3/4 दर पर बेचने को मजबूर कर दिया है। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बीच एक रैली के दौरान सोलापुर पुलिस ने ओवैसी को नोटिस थमा दिया। खास बात यह है कि नोटिस भरे मंच पर दिया गया। वो सोलापुर मध्य विधानसभा क्षेत्र के पार्टी उम्मीदवार फारूक शाब्दी की रैली में शामिल होने के लिए आए थे। इसी दौरान ओवैसी को नोटिस दिया गया। सोलापुर पुलिस की तरफ से दिए गए नोटिस में ओवैसी को किसी भी समुदाय की भावना को ठेस न पहुंचाने और भड़काऊ भाषण न देने की हिदायत दी गई। इसके बाद ओवैसी ने मंच पर अपने संबोधन के दौरान नोटिस के बारे में बोलते हुए कहा कि मैंने नोटिस रिसीव कर लिया है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि आचार संहिता के दौरान पुलिस कैसे नोटिस भेज सकती है। आचार संहिता लागू होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर पुलिस को कंट्रोल करता है। ऐसे में पुलिस कैसे बिना रिटर्निंग ऑफिसर की परमिशन के नोटिस भेज सकती है। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस दौरान ओवैसी ने अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट वाले बयान की भी याद दिलाई। ओवैसी ने नोटिस का जिक्र करते हुए कहा कि 9:47 हो गए, 15 मिनट अभी बाकी हैं। इसके बाद ओवैसी ने मुंह पर हाथ रख लिया और कहा कि वेरी सॉरी। उन्होंने आगे तंज करते हुए कहा कि सिर्फ दूल्हे भाई को नोटिस भेजा जाता है और किसी को नहीं। उन्हें सिर्फ भाईजान से मोहब्बत है, दूसरों से नहीं। गुरुवार की सुबह दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। सुबह 8 बजे दिल्ली की लगभग सभी जगहों पर AQI 400 से ऊपर ही रहा। इनमें से भी कई जगहों पर AQI 450 से भी ऊपर दर्ज किया गया। ये हवा में प्रदूषण का गंभीर स्तर माना जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक हो सकता है। महंगाई ने अक्टूबर में छलांग लगा दी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में थोक महंगाई बढ़कर 2.36% पर पहुंच गई। इससे पहले भारत की खुदरा महंगाई अक्टूबर में अप्रत्याशित रूप से बढ़कर 14 महीने के उच्च स्तर पर यानी 6.2 पर पहुंच गई, जो सितंबर में 5.5% थी। महंगाई बढ़ने से अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत दिखने लगे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद में बांग्लादेश में हालात काफ़ी बदल गए।
नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की सरकार में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर मुद्दा उठता रहा है। इस बीच अब बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने संविधान में बड़े बदलाव की डिमांड की। उन्होंने कहा कि देश की 90% आबादी मुस्लिम है, इसलिए संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा देना चाहिए। अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमा ने जस्टिस फरहा महबूब और देबाशीष रॉय चौधरी के सामने 15वें संशोधन की वैधता पर अदालती सुनवाई के दौरान अपनी दलीलें पेश की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पहले अल्लाह पर हमेशा भरोसा और आस्था थी, मैं चाहता हूं ये पहले जैसा ही रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप की बुधवार शाम व्हाइट हाउस में अगवानी की। ट्रंप के व्हाइट हाउस पहुंचने पर जो बाइडेन ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। दोनों शांतिपूर्वक सत्ता के हस्तांतरण पर भी सहमत हुए। जो बाइडेन ने मुलाकात की शुरुआत में ट्रंप को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव में जीत के लिए आपको बहुत बधाई। हम सत्ता के सहज हस्तांतरण की आशा करते हैं। हम ये सुनिश्चित करने की हर संभव कोशिश करेंगे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। हमें आज इस बारे में बात करने का मौका मिलेगा। आपका फिर से स्वागत है। बाइडेन के संबोधन के बाद ट्रंप ने उनका शुक्रिया करते हुए कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति कठिन है और कई मामलों में ये बहुत अच्छी दुनिया नहीं है, लेकिन आज ये दुनिया बेहतर है और मैं इसकी सराहना करता हूँ। एक ऐसा सत्ता हस्तांतरण जो सहज है, हर मायने में अच्छा होगा। मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ। अमेरिका के नए चुने गए राष्ट्रपति ट्रंप ने पूर्व सांसद तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है। तुलसी गाबार्ड 2 दशकों से भी ज़्यादा समय तक अमेरिकी सेना के लिए काम कर चुके हैं। तुलसी आर्मी नेशनल गार्ड के तौर पर इराक और कुवैत में तैनात रहीं। उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी में भी 2 साल से ज़्यादा समय तक काम किया। हालांकि तुलसी को उनके नाम की वजह से अक्सर भारतीय मूल का समझ लिया जाता है, लेकिन उनका भारत से कोई संबंध नहीं है। तुलसी के पिता ईसाई हैं और उनकी मां ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद चलते उन्होंने अपने बच्चों के नाम भी हिंदू धर्म वाले रखे। तुलसी गबार्ड भी हिंदू धर्म को मानती हैं। जब उन्होंने संसद में शपथ ली थी तो भागवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने कहा है कि अब वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ भी पोस्ट नहीं करेगा। इसका कारण बताते हुए द गार्डियन ने कल लिखा कि हमें लगता है कि एक्स पर अब नकारात्मकता ज़्यादा है। हम अपनी पत्रकारिता को और बढ़ावा देने के लिए संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। अखबार ने बताया कि ये इस बारे में लंबे समय से विचार कर रहे थे, क्योंकि एक्स पर अक्सर परेशान करने वाले कंटेंट पाए जाते हैं। इसमें अति दक्षिणपंथी प्रोपेगेंडा और नस्लवाद से जुड़े कंटेंट भी शामिल हैं। द गार्डियन के मुताबिक अमेरिकी चुनाव ने भी इस बात को साबित कर दिया है कि एक्स एक टॉक्सिक प्लेटफॉर्म है और इसके मालिक एलन मस्क राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। हालांकि एक्स के यूजर्स गार्डियन के लेखों को साझा कर सकते हैं। इसके अलावा गार्डियन ने यह भी कहा कि उसके रिपोर्टर खबरें इकट्ठा करने के लिए एक्स का उपयोग कर सकेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के अध्यक्ष नवाज शरीफ का कहना है कि भारत को चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। जिनेवा से लंदन लौटते हुए नवाज शरीफ ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर भारत के साथ संबंध खराब हो गए हैं तो उनको सुधारा जा सकता है और मुझे इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती। पाकिस्तान के पूर्व पीएम के अनुसार दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार हो सकता है और होना भी चाहिए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।